नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का श्याम महाविद्यालय की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, ओके। सभी को सुप्रभात। आई होप आप पढ़ रहे होंगे सारे और अपनी जो यूट्यूब क्लासेज हैं उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अपना बीएससी पार्ट 3 की बात करेंगे अपन इस लेक्चर में, जिसमें अपना रिंग इंटीग्रल डोमेन और जो फील्ड जो अपना चैप्टर था वो हो गया था। उसमें एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, वो भी आज या कल में मैं एसएसपी एआर मैथमेटिक्स एकेडमी वाला चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। अब अपन एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपना सबरिंग एंड फील्ड ऑफ क्यूसेंट। सबरिंग एंड फील्ड ऑफ क्यूसेंट बोले तो भागफल क्षेत्र। ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने 2-3 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया। सबसे पहले तो बीएससी पार्ट 3 2-3 साल का पेपर का एनालिसिस किया। जैसे मैंने 2018 का पेपर देखा अपनी अलजेब्रा का, 2019 का पेपर देखा और 2020 का पेपर देखा। बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। अपना चल रहा है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में अपने 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। 7 तो मैंने पढ़ा दिया, 8 पढ़ाऊंगा। तो 2018 में चैप्टर नंबर 7 में 3 क्वेश्चन आए थे और चैप्टर नंबर 8 में 1 क्वेश्चन आया। क्योंकि अपन जानते हैं भाई एक यूनिट में 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अथवा के ऊपर आते हैं और 2 क्वेश्चन अथवा के नीचे आते हैं। 4 क्वेश्चनों में 3 यहाँ से आए, इसमें भी 3 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन है यहाँ से। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर अपन ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया तो अपना ये यूनिट आराम से क्लियर हो जाएगा और वो चैप्टर अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अपन छोड़ेंगे नहीं। अभी तो अपन पढ़ लेते हैं और जब अपनी मेन एग्जाम आएगी तो अपन इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो अपने को उसी तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर को जिस प्रकार से अपन ने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा था, उसी प्रकार से एक एक थ्योरम और क्वेश्चंस को करते हुए। आप देख लो इसको, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। ये तो मैंने बता दिया है आपको कि भाई किस प्रकार से क्या अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 8 और ये भी अपना आता है यूनिट नंबर 3 में। चैप्टर का जो नाम है वो है सबरिंग सबरिंग्स एंड फील्ड ऑफ क्यूसेंट्स। फील्ड ऑफ क्यूसेंट्स। हिंदी में बोले तो उपवलय एवं फील्ड ऑफ क्यूसेंट को भागफल क्षेत्र भागफल क्षेत्र। ये अपना दोस्तों चैप्टर है फील्ड ऑफ क्यूसेंट भागफल क्षेत्र। इसको विभाग क्षेत्र भी बोला जाता है। जो ये भागफल क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? विभाग क्षेत्र। क्यूसेंट का मतलब अभी मैंने बताया था ना G/N, जो पीछे अपन ने चैप्टर पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप वाला, वो यह भागफल क्षेत्र को विभाग क्षेत्र भी कहा जाता है।
कहने का मतलब अपना जो ये चैप्टर है वो दो पार्ट्स में है, सब रिंग वाला और एक भागफल क्षेत्र वाला। सबसे पहले दोस्तों अपन सब रिंग की बात करेंगे। अगर जिस बच्चे ने वलय पढ़ा है उसको उपवलय में कुछ भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं सब रिंग। उपवलय दोस्तों सब रिंग अपन पढ़ रहे हैं। सब रिंग के लिए अगर आपको याद हो तो अपन ने ग्रुप चैप्टर पढ़ा था और सब ग्रुप पढ़ा था। तो एक बार अपन सब ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। देखो सब ग्रुप की परिभाषा जब मैंने बताई थी चैप्टर नंबर 3 में, तो मैंने ये बताया था कि मान लो जी कोई ग्रुप है, ठीक है, जी कोई ग्रुप है और एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अपना कोई ग्रुप जी है, उस जी ग्रुप में से कुछ एलिमेंट उठाए और आपने एस एक नॉन एम्प्टी सेट बना दिया। अगर वो एस जो आपने नॉन एम्प्टी सेट बनाया है वो जी की संक्रियाओं के लिए संवर्त हो, अगर वो जी की संक्रियाओं के लिए संवर्त हो, मतलब ग्रुप में अपनी प्लस संक्रिया आ रही है तो उसमें भी प्लस संक्रिया आए, तो ग्रुप की संक्रियाओं के लिए संवर्त हो तथा वह खुद अपने आप में एक ग्रुप हो, तो उसे ग्रुप जी का क्या कहा जाता है, सब ग्रुप कहा जाता है। तो दो चीज आती है, एक तो अपन ये पढ़ते थे भाई ग्रुप में जो संक्रिया होती है वही सब ग्रुप में संक्रिया होती है, ग्रुप में किसी एलिमेंट का इन्वर्स होता है वही सब ग्रुप में इन्वर्स होता है, ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है वही सब ग्रुप का तत्समक अवयव होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि सब ग्रुप की परिभाषा मैंने ये बताई थी कि मान लो कि कैपिटल जी का कोई नॉन एम्प्टी सेट जो कैपिटल जी की संक्रियाओं के लिए संवर्त होना चाहिए और वो खुद अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए, उसे कैपिटल जी का सब ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में जो संक्रिया आती है वही सब ग्रुप में संक्रिया आती है। अब वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सब रिंग। क्या पढ़ रहे हैं, सब रिंग, जिसको उपवलय कहा जाता है। अब जैसे सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, वैसे ही एक उपवलय भी अपने आप में क्या होती है, वलय होती है। तो उपवलय की परिभाषा में बोलूं तो मैं ये लिखूंगा कि माना कि कैपिटल आर एक वलय है, भाई वलय को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, माना कि कैपिटल आर एक वलय है तथा एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। भाई सब रिंग में पहला डिजिट है अपना एस है तो एस से दर्शाएंगे सब रिंग को, तो माना कि कैपिटल आर एक वलय है तथा एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो एस को वलय आर की उपवलय कहा जाता है यदि पहला कि जो वलय जो अपनी सब रिंग एस है, जो एस है वो आर की संक्रियाओं के लिए संवर्त होनी चाहिए पहली तो अब आर में दो संक्रिया होती हैं, एक तो प्लस संक्रिया एक डॉट संक्रिया, तो दोनों के लिए संवर्त होनी चाहिए तथा वो एस है वो खुद अपने आप में एक क्या होनी चाहिए, वलय होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर वो आर की संक्रियाओं के लिए संवर्त होता है तथा स्वयं में एक वलय होता है तो एस को कैपिटल आर की उपवलय कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि भाई प्रत्येक ग्रुप है उसके दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं, एक तो खुद का खुद और एक आइडेंटिटी, और इन दो सब ग्रुप को उनको कहा जाता है ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप, हिंदी में बोला जाता है विषम उपग्रुप। उपग्रुप में पढ़ा था। और ऐसा ही कुछ सब रिंग में है कि प्रत्येक वलय आर की दो सब रिंग जरूर होती है, एक तो खुद की खुद और एक जीरो वाली आइडेंटिटी वाली योज्य आइडेंटिटी जो होती है। इन्हें जो वलय आर की विषम उपवलय कहा जाता है, इम्प्रॉपर सब रिंग कहा जाता है। फिर अपन ने ग्रुप में पढ़ा था कि इम्प्रॉपर जो भी सब ग्रुप होते हैं उनके अलावा अगर कोई सब ग्रुप पाया जाता है तो उसे प्रॉपर सब ग्रुप उचित उपग्रुप कहते हैं। वैसे ही वलय में है, अगर इम्प्रॉपर सब रिंग के अलावा भी कोई अगर सब रिंग पाई जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर सब रिंग कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें फिर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर अपन थ्योरम्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, करें अपन। अब आप समझ गए होंगे तो एक बार आप चैप्टर को देख लीजिए। चलो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सब रिंग की डेफिनेशन, माना कि कैपिटल आर एक वलय है, माना कि कैपिटल आर एक वलय है तथा एस
वलय कैपिटल आर का कोई एरिक्त उपसमुच्चय है, एस है वो कैपिटल आर का, बताओ क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, एरिक्त उपसमुच्चय है, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि एस है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो किसका है, आर का। आर एक वलय है तथा एस वलय आर का कोई एरिक्त उपसमुच्चय है, तब एस को वलय आर का उपवलय कहा जाता है यदि, तब एस को वलय आर का सबरिंग उपवलय कहा जाता है यदि एस वलय आर की संक्रियाओं के लिए संवर्तो। पहला तो है कि एस है वो वलय आर की संक्रियाओं के लिए संवर्तो। अब वलय आर में तो प्लस और डॉट दो संक्रिया होती हैं, तो मैं लिखूंगा, इसलिए अगर ए एलिमेंट मैं एस का लेता हूं और बी एलिमेंट अगर मैं एस का लेता हूं, मतलब आप एस में अगर दो एलिमेंट उठाते हो तो बताओ फिर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी भी किस में होना चाहिए, एस में। भाई वलय आर में दो संक्रिया होती है, प्लस और डॉट, तो प्लस के लिए संवर्ता तो ये है, और डॉट के लिए संवर्ता बोले तो एस के दो एलिमेंट उठा लो, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू एस, बी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस, तो आप ए डॉट बी करोगे तो वो भी किस में आना चाहिए, एस में। तो ये प्लस और डॉट दोनों के लिए क्या होना चाहिए, संवर्ता। ठीक है, तो ये तो है कि एस है वो वलय आर की संक्रियाओं के लिए संवर्तो। और दूसरा क्या है कि जो एस है वो अपने आप में क्या हो, खुद ही एक वलय हो। दूसरा है एस स्वयं एक वलय हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस स्वयं, ये जो संक्रिया है ना प्लस और डॉट, एस स्वयं इन्हें प्रेरित संक्रियाओं, प्रेरित मतलब ये दोनों संक्रियाएं, तथा एस स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं, कौन सी, प्लस और डॉट के लिए एक वलय। तो एस को आर का सबरिंग कब कहा जाता है कि पहला है कि एस में प्लस और डॉट के लिए संवर्ता नियम की पालना होनी चाहिए, तथा एस जो है वो खुद इन दोनों संक्रियाओं के लिए खुद भी क्या बननी चाहिए, एक वलय बननी चाहिए। तो इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए एस खुद भी क्या होनी चाहिए, एक वलय होनी चाहिए। मैं लिख देता, ओके। तो एस खुद भी क्या होनी चाहिए, एक वलय। जैसे प्रत्येक सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, वैसे ही प्रत्येक उपवलय भी अपने आप में क्या होती है, एक वलय होती है। तो इतना हो गया दोस्तों, ये तो अपनी सबरिंग की परिभाषा हो गई। आप इसको उतारिए। इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि सबसे पहले कि आर एक वलय है तथा आर का कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है, तो एस को कैपिटल आर का सबरिंग कहा जाता है। पहला कि एस है वो आर की संक्रियाओं के लिए संवर्त होना चाहिए, दोनों संक्रियाओं के लिए, तथा एस खुद भी अपने आप में क्या होनी चाहिए, कि वलय होनी चाहिए। इसको कीजिए दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं
चले। अब सबरिंग की परिभाषा होगी। अब दो सबरिंग अपन पढ़ेंगे, एक तो इम्प्रॉपर सबरिंग और एक प्रॉपर सबरिंग। तो देखिएगा, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? विषम उपवलय। इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग हिंदी में बोला जाता है विषम उपवलय। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रत्येक वलय की दो उपवलय, मैं लिखता हूं प्रत्येक वलय कैपिटल आर की प्रत्येक वलय कैपिटल आर की दो उपवलय सदैव उपस्थित होती हैं प्रत्येक वलय आर की दो उपवलय तो हमेशा होती हैं। पहला आर शिवम और दूसरा आइडेंटिटी। प्रत्येक वलय आर की दो उपवलय तो हमेशा होती हैं, आर शिवम और आइडेंटिटी। इनको वलय आर की विषम उपवलय कहा जाता है। भाई प्रत्येक वलय आर की दो उपवलय जरूर होती है, एक तो खुद की खुद और एक आइडेंटिटी। इनको क्या कहा जाता है? विषम उपवलय। अगर अगला देखिए अपन परिभाषा, प्रॉपर सबरिंग। जिसको बोला जाता है उचित उपवलय। उचित उपवलय। तो अगर इन दोनों के अलावा भी वलय आर की कोई उपवलय उपस्थित है तो उसे क्या कहा जाता है? उचित उपवलय। मैं क्या लिखूंगा इसकी परिभाषा? विषम उपवलयों के अतिरिक्त विषम उपवलय के अतिरिक्त उपस्थित उपवलय को वलय आर की उचित उपवलय कहा जाता है। कि इसके अंदर यह है कि वलय आर के अंदर अगर ये दो उपवलय तो हमेशा की हमेशा होती हैं, इनको तो इम्प्रॉपर सबरिंग कहा जाता है। और इनके अलावा भी अगर कोई तीसरी सबरिंग पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उचित उपवलय कहा जाता है। आप इन डेफिनेशंस को कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी ये चीज़ें, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें तो अपन ने कर ली हैं। अब कुछ सबरिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स
और एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अपन जानते हैं कि जेड प्लस डॉट होती है, एक वलय होती है। जेड प्लस डॉट पूर्णांकों की वलय है तथा एस में लिखता हूं मैं, देखो मैं इसमें से कुछ एलिमेंट उठाता हूं, एस में से एम एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स कोई इंटीजर है और एम क्या है, एम कोई भी फिक्स इंटीजर है। तब एस वलय जेड की उपवलय होती है। इसका मतलब ये निकला दोस्तों कि जैसे m का मान 2 फिक्स कर ले तो 2 से क्या बनेगा, 2 और x को तो इंटीजर चेंज करते जाओ तो 2 4 6, ये सारा का सारा तो 2 4 6 बनेगा, तो उसको 2z लिख सकता हूं ना मैं। तो वलय जो z है 2z उसकी क्या होती है, सब रिंग। 3z भी सब रिंग होती है, 4z भी सब रिंग होती है, 5z भी सब रिंग होती है। अगर वलय z प्लस डॉट है तो 2z प्लस डॉट, 3z प्लस डॉट, 4z प्लस डॉट, सारी की सारी उस वलय की क्या होती है, ये सब रिंग होती है। पहला एग्जाम्पल तो ये है। अरे इंटीजर m का मान 3 फिक्स कर लो तो 3z हो गया, 4 फिक्स करोगे तो 4z हो गया। अच्छा, दूसरा z प्लस डॉट तो पूर्णांकों की वलय है और संपूर्णांकों की वलय है। संपूर्णांकों की वलय को क्या कहा जाता है, 2z कहा जाता है। 2z के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, 2 4 6 8 -2 -4 -6, उसको संपूर्णांकों की वलय कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट संपूर्णांक होता है। तो वो भी वलय z की क्या होती है, सब रिंग होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं, संपूर्णांकों की वलय संपूर्णांकों की वलय, संपूर्णांक को ई से दर्शा दे, ई का मतलब इवन नंबर है, तो ई प्लस डॉट वलय जेड प्लस डॉट की सब रिंग होती है। इसमें 3z भी आ जाएगा, 4z 5z 7z, इसमें तो सब आ जाएगा। और इसमें संपूर्णांकों की वलय ई का मतलब होता है 2z। संपूर्णांक होते हैं भाई, z को अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो सारे संपूर्णांक बनते हैं, वो इसकी क्या होती है, सब रिंग। 2 एग्जाम्पल तो ये हो गए, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, आप इनको कीजिए दोस्तों। अब आगे चले, हटा दूं मैं इन सारी चीजों को। ओके, देखो आप कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो Z6
+6.6 एक वलय है जहां Z6 के एलिमेंट हर कोई जानता है, 0 से तो चालू होते हैं और 5 तक होते हैं, सारे इंटीजर होते हैं। Z6 +6.6 एक वलय है जहां Z6 तथा मैं इस Z6 में से कुछ एलिमेंट उठाता हूँ और उनको S नाम देता हूँ। देखो 3 एलिमेंट उठा लो, 0 2 4 और संक्रिया तो सेम होती है, +6.6 को Z6 की उपवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपवलय कहा जाता है। भाई ये तो एक वलय है और इसको उपवलय कहेंगे। उपवलय क्यों कहेंगे भाई? आप इसमें किन्हीं भी 2 एलिमेंटों को जोड़ लो, वापस S का एलिमेंट आएगा। 4 को 2 में जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 को 2 में जोड़ोगे तो 2 आएगा, 0 को 4 में जोड़ोगे 4 आएगा। तो इसका मतलब समवर्ता हो गया, और समवर्ता हो गया, सारे के सारे नियम इसमें सत्य हो जाएंगे क्योंकि ये पूर्णांक है और पूर्णांकों में सारे नियम सत्य होते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या बनती है? 0 2 4 जो सेट बनता है वो +6 और .6 संक्रिया के लिए ये भी एक रिंग होती है, और ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? Z6 के एलिमेंट हैं। इस कारण इसको Z6 की क्या कहा जाता है? इस कारण इसको Z6 की सब रिंग कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल ये है। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल और बनाऊं तो अगर मान लो कि R तो एक आप मैट्रिक्सों की वलय बना रहे हो, मैट्रिक्सों की वलय बोले तो AIJ मैट्रिक्स को ऐसे दर्शाता है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और जो AIJ एंट्री है वो सारी की सारी क्या है? रियल नंबर है। ये डबल वाला लिखता हूँ तो इसका मतलब वास्तविक संख्या। तो ये R है वो क्या है? एक मैट्रिक्सों की वलय है, और सारी की सारी मैट्रिक्स कैसी हैं? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग मैट्रिक्स है। और इन मैट्रिक्सों की ये अंदर एलिमेंट जो आते हैं जिनको अवयव बोला जाता है या एंट्री बोला जाता है, वो सारी की सारी एंट्री क्या है? रियल नंबर है। अब आप क्या करो कि इनमें से कुछ मैट्रिक्स उठाओ। देखो ये मैट्रिक्स ऐसी हैं कि AIJ है वो रियल नंबर है, तथा AIJ का मान 1 है इफ I बराबर J है, और AIJ का मान 0 है इफ I नॉट इक्वल टू J है। इसका मतलब ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स बन रही हैं उनको कहा जाता है विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपने देखी है तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं तो ऐसी होती है जिसमें इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य विकर्ण में तो 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट कितने होते हैं? 0। इसको विकर्ण मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की विकर्ण मैट्रिक्स बनाऊं तो ऐसी बनती है कि 3 क्रॉस 3। कहने का मतलब जैसे A11 है तो जब I का मान J के बराबर हो तो 1 आता है, A22 I बराबर J है ना इसमें, A33 तो I का मान J के बराबर हो तो 1 आता है, और जैसे A12 I का मान तो 1 हो गया और J का मान 2 हो गया, A13 I का मान 1 हो गया, J का मान 3, तो I का मान J के बराबर नहीं हो तो 0 होता है। तो ये तो वास्तविक संख्याओं की एक मैट्रिक्स है, और ये भी वास्तविक संख्याओं की मैट्रिक्स है, लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तथा S एक विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जो वलय R की बताओ क्या है? उपवलय है। भाई R में प्लस और डॉट 2 संक्रियाएं, वैसे S में भी प्लस और डॉट 2 संक्रिया लेनी है, ये उपवलय है।
क्यों है? क्योंकि देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर तो होंगे, तो एस है वो आर का क्या हो गया? सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। और अपने आप में ये एक वलय भी है, तो एस को आर की क्या कहा जाता है? अब एस को एस है उसको आर की क्या कहा जाता है? उपवलय कहा जाता है। एस भी अपने आप में एक वलय है जिसको वलय आर की उपवलय कहा जाता है। तो ये तो रियल नंबर की एक अपनी, इसमें ये एक मैट्रिक्स की वलय है जिसमें सारी एंट्री है वो रियल नंबर है। ये भी मैट्रिक्स की वलय है, इसमें भी सारी एंट्री रियल नंबर है, लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, आप इन एग्जाम्पल्स को कीजिए दोस्तों। आपको क्या पता सबरिंग का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको ये लिखने में काम में आएंगी। अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने वलय सबरिंग की परिभाषा पढ़ ली, कुछ डेफिनेशंस देख ली, एग्जाम्पल देख लिया। अब अपन थ्योरम करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इनको हटा देता हूं। तो पहली थ्योरम है, इसमें यदि और केवल यदि की ज्यादा थ्योरम आएंगी। चलो ठीक है, मैं इसको उठा देता हूं। अब थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम नंबर 1, इसको थोड़ी देर रख लेते हैं। करें, देखो इसमें दिया है, माना कि आर प्लस डॉट है माना कि आर प्लस डॉट एक वलय है तथा एस वलय आर का कोई अरिक्त समुच्चय है। आर प्लस डॉट तो एक वलय दिया है तथा एस वलय आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय दिया है। केवल क्या दिया है? अरिक्त उपसमुच्चय। तब एस वलय आर की उपवलय होगी यदि और केवल यदि तब एस है वो वलय आर की उपवलय होगी यदि और केवल यदि ये दो प्रतिबंध लागू होते हैं। ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। और दूसरा ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाई ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। ये थ्योरम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अपन जो एग्जाम्पल करेंगे ना, देखो जब भी अपन सबरिंग सिद्ध करेंगे, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को सबरिंग सिद्ध करेंगे, तो सबरिंग अपने आप में क्या होता है? रिंग होता है। तो बताओ उसके लिए रिंग की कितनी सारी 8 प्रॉपर्टी थोड़ी ना सिद्ध करेंगे, फिर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको मान लो कि कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई ये सबरिंग है या नहीं है, तो आपको इस थ्योरम को काम में लेना है। कैसे काम में लेंगे कि देखो यदि और केवल यदि है तो एस सबरिंग होगी तो ये दोनों कंडीशन लागू होंगी, अगर सबरिंग है तो दोनों कंडीशन लागू होंगी। तो जब भी अपने को सबरिंग सिद्ध करना हो तो जिस भी नॉन एम्प्टी सेट को सबरिंग सिद्ध करना है उसके 2 एलिमेंट उठाओ, उन एलिमेंटों का डिफरेंस करो, अगर वो
वो डिफरेंस वापस एस में आ जाए तथा उन दोनों एलिमेंटों का जो प्रोडक्ट है वो वापस एस में आ जाए। तो केवल दो चीजें ये चेक कर दो और बता दो कि एस है वो वलय आर की क्या है, सब-रिंग है। तो दोस्तों इसको मैं सब-रिंग टेस्ट भी बोलता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको? इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है वो क्या है? जैसे अपना सब ग्रुप टेस्ट होता था ना, वैसे ये क्या है, सब-रिंग टेस्ट। इसका दूसरा नाम इस थ्योरम का क्या है, सब-रिंग टेस्ट। तो जब भी अपने को सब-रिंग सिद्ध करना होगा अपन क्या करेंगे, उसके दो एलिमेंट उठाएंगे, उनका डिफरेंस भी वापस एस में बताएंगे तथा उनका प्रोडक्ट भी वापस से एस में बताएंगे। करें दोस्तों इसका अपन प्रूफ। अब देखो यदि और केवल यदि है, और जब भी अपनी थ्योरम में यदि और केवल यदि दिया जाता है तो आपको नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन अपने को सिद्ध करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप लिखो नेसेसरी कंडीशन। अच्छा प्रूफ तो लगा देना। नेसेसरी कंडीशन बोले तो आवश्यक शर्त। सबसे पहले तो आप क्या करो, सब-रिंग एस है उसको आर की सब-रिंग मान के चलो, ये दोनों बता दो। फिर उल्टे में ये दोनों प्रतिबंध सत्य मान के चलो और एस को क्या बता दो, सब-रिंग बता दो। तो मैं लिखता हूं सर्वप्रथम माना एस वलय आर की उपवलय है। मान लो कि जो एस है वो वलय आर की उपवलय है, मतलब ये मान के चल रहे हैं इन दोनों प्रतिबंधों को सत्य बताना है। सर्वप्रथम माना एस वलय आर की उपवलय है, अर्थात अब उपवलय होती है तो बताओ उपवलय अपने आप में क्या होती है, वलय होती है। अर्थात एस जो में एक वलय है, अर्थात एस स्वयं क्या है, एक वलय। भाई उपवलय मान के चले थे, उपवलय अपने आप में एक वलय होती है तो एस स्वयं एक वलय है। अब एस वलय हो गई तो ए एलिमेंट मैंने एस का उठाया और बी एलिमेंट मैंने एस का उठाया। भाई इस जो अपनी वलय एस बन गई ना, भाई सब रिंग अपने आप में एक रिंग होती है तो एस के दो एलिमेंट उठाए। तो मेरे को ये बताओ कि भाई ए एलिमेंट एस का है, चलो ठीक है। अगर बी एलिमेंट एस का है तो माइनस बी भी एस में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एस वलय है। 1 मिनट दोस्तों। तो मैं ये बता रहा था कि एस है वो एक वलय है, इसका मतलब एस जो है वो एस प्लस डॉट एक वलय है। तो एस प्लस क्या होता है, एस प्लस डॉट वलय में एस प्लस आबेली ग्रुप होता है, एस प्लस आबेली ग्रुप होता है या क्रम विनिमय ग्रुप होता है। तो प्लस संक्रिया के लिए इसमें संवर्तता, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता 5 नियम लग रहे हैं। तो बताओ ये बी एलिमेंट एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा। कौन से नियम से किया है? योज्य प्रतिलोम का नियम। अरे भाई इसको वलय बताने के लिए 8 नियम होते हैं, 8 नियमों में 5 नियम तो एस प्लस के होते हैं, एस प्लस आबेली ग्रुप होता है। इसका मतलब प्लस के लिए अपना क्या होता है, प्रतिलोम भी होता है। तो मैं ये कौन से नियम से लिखूंगा, ये माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो लिखूंगा योज्य प्रतिलोम नियम, योज्य प्रतिलोम नियम। ये गीला हो जाता है तो इसके ऊपर मार कर चलता नहीं है। योज्य प्रतिलोम नियम, ठीक है। अब देखो भाई ए एलिमेंट भी एस का और माइनस बी एलिमेंट भी एस का, बताओ इनको जोड़ो तो ये भी किस में होगा, एस में होगा। क्यों होगा भाई, एस के दो एलिमेंटों को जोड़ने से एस में क्यों होगा, क्योंकि प्लस के लिए क्या होती है, संवर्तता नियम। मैं बताऊंगा प्लस के लिए कौन सा नियम बताओ,
संवर्ता नियम। भाई ये उपवलय थी, उपवलय अपने आप में एक वलय होती है और वलय में तो ये सारे नियम चलते हैं। तो इनको जोड़ने से क्या बना, a माइनस बी, और वो भी किस में आ गया, s में। तो चलो एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा तो अपने आप ही प्रूफ हो रहा है, क्योंकि ये गुणा संक्रिया के लिए संवर्ता नियम ही तो है, तो ये तो सीधा ही लिख देंगे। a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s, इम्प्लाई a डॉट b बिलोंग्स टू s, और सामने लिख दूंगा गुणा संक्रिया के लिए S में संवर्तता नियम सत्य है। गुणा संक्रिया के लिए S में संवर्तता नियम सत्य है, तो ये तो गुणा संक्रिया के लिए संवर्तता नियम से हो गया, और ये भी मैंने बता दिया। इसका मतलब आपने जो S है, S को सबरिंग मान के चले थे, और ये कंडीशन दोनों आपने बता दी। इसको मैं 1 डाल देता हूं और इसको 2 डाल देता हूं। अतः सबरिंग S में, अतः उपवलय S में उपरोक्त दोनों प्रतिबंध बताओ क्या है, सत्य है। ये दोनों प्रतिबंध, ये वाला और ये वाला, दोनों सत्य है। तो दोस्तों ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई। आप इस नेसेसरी कंडीशन को करो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ, कीजिए आप इसको। ये तो आवश्यक शर्त है। अब अपन दोस्तों करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई, आवश्यक शर्त हो गई। अब लिखता हूं सफिशिएंट कंडीशन। पर्याप्त शर्त, पर्याप्त शर्त में क्या लिखूंगा, अब है भाई S को कैपिटल R का नॉन एम्प्टी सबसेट दिया है, एक तो वो है। इन दोनों प्रतिबंधों को सत्य मान के चलूंगा और सबरिंग बताऊंगा। तो सबरिंग के लिए जो 8 नियम होते हैं वो मेरे को बताने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, माना S सबसेट R। भाई सबसेट तो लेके चलूंगा, सबरिंग बताना है ना। अब की बार ये लेके चलूंगा सबसेट, और ये लेके चलूंगा सबरिंग बताना है। भाई S को R का सबसेट दिया है, माना S सबसेट R तथा S में निम्न दो प्रतिबंध सत्य हैं। S में 2 प्रतिबंध सत्य हैं। कौन से प्रतिबंध, इनको लिखो दोनों को। A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, इम्प्लाई A माइनस B बिलोंग्स टू S। दूसरा A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, इम्प्लाई A डॉट B बिलोंग्स टू S। ये दोनों प्रतिबंध क्या हैं, सत्य हैं। अपने को सब रिंग बताना है। सब रिंग बताना है तो 8 नियम होते हैं। 8 नियमों में प्लस के लिए समवर्ता बताना पड़ेगा, प्लस के लिए तत्समक बताना पड़ेगा, प्लस के लिए प्रतिलोम बताना पड़ेगा, गुणा के लिए समवर्ता बताना पड़ेगा। तो ये 4 नियम तो अपने को क्या करने हैं, सिद्ध करके बताने हैं। बाकी बच्चे कौन से, प्लस और गुणा के लिए साचर्यता, 2 नियम तो हो गए, और प्लस के लिए क्रम विनिमयता 1 नियम हो गया, 2 और 1 3, और 1 हो गया बंटनता 4। इन 4 को मैं लैंग्वेज रूप में लिखूंगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा था, पहले भी अपने ऐसी थ्योरम की थी कि कभी भी क्या होता है,
बंटनता, क्रम विनिमयता और साचर्यता। ये 3 ऐसे नियम हैं जो किसी सेट में लागू होते हैं तो हमेशा उसके सबसेट में लागू होते हैं। कौन कौन सा? बंटनता, क्रम विनिमयता और साचर्यता। वो सेट R में लागू होते हैं तो सबसेट S में जरूर लागू होते हैं। लेकिन बाकी नियम समवर्ता, तत्समक और प्रतिलोम, ये नियम अगर किसी सेट में लागू है ना तो उसके सबसेट में लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इंटीजर का कोई सेट है, इंटीजर में जेड में प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, और नेचुरल नंबर का सेट है वो जेड का क्या है? सबसेट है। क्या बताओ नेचुरल नंबर में प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है? नहीं होता ना। तो याद रखना 3 नियम, समवर्ता, तत्समक और प्रतिलोम, वो तो सिद्ध करके बताने हैं और फिर बाकी को मैं लैंग्वेज रूप में लिखूंगा। हर थ्योरम में ऐसे ही किया जाता है। तो बताते हैं अपन। सबसे पहले तो कौन सा नियम बताऊं? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक अवयव। का अस्तित्व। देखिएगा, प्रतिबंध 1 काम में लूंगा ये बताने के लिए। प्रतिबंध 1 से देखो, ए एलिमेंट एस में और दूसरा एलिमेंट को भी ए ही मान लो आप, बी की जगह क्या ले लो? ए। तो ए एलिमेंट एस में, ए एलिमेंट एस में। अब प्रतिबंध 1 क्या बोलता है कि इन दोनों का डिफरेंस भी किस में होना चाहिए? भाई एस के 2 एलिमेंटों का डिफरेंस भी एस में होना चाहिए, मतलब ए माइनस ए भी किस में होना चाहिए? एस में। तो ए माइनस ए कितना होता है भाई? 0। 0 भी किस में होना चाहिए? एस में। और 0 को क्या बोला जाता है? योज्य तत्समक अवयव। तो बताओ एस में योज्य तत्समक अवयव आ गया ना, एस में योज्य तत्समक अवयव 0 आ गया। चलो ये ठीक है। तो चलो एक नियम तो हो गया, योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व। अगला, योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इसको भी प्रतिबंध 1 से ही करूंगा मैं। प्रतिबंध 1 से देखो, आपने पहले 0 एलिमेंट को एस में बता दिया, 0 एलिमेंट को एस में बता दिया और एक एस में एलिमेंट मान लिया ए। अब बताओ ये क्या बोलता है कि इस एलिमेंट में ये एलिमेंट घटाओगे तो भी एस में आना चाहिए। इसका मतलब 0 में से ए घटाओ तो वो भी किस में आना चाहिए? एस में। भाई ये भी एस का एलिमेंट है, ये भी एस का एलिमेंट है, तो प्रतिबंध 1 क्या बोलता है? इन दोनों का डिफरेंस भी एस में आना चाहिए। इसका मतलब माइनस ए भी किस में हो गया? एस में। तो ए एलिमेंट एस का लेके चले थे, माइनस ए भी एस में आ गया। तो बताओ माइनस ए एलिमेंट एस का है और माइनस ए को क्या कहा जाता है? एस में योज्य प्रतिलोम। माइनस ए को ए अवयव का क्या कहा जाता है? योज्य प्रतिलोम। तो ये 2 नियम हो गई। इसके अलावा योग के लिए समवर्तता नियम, योग के लिए भाई तत्समक बता दिया, प्रतिलोम बता दिया, योग के लिए समवर्ता नियम। योग के लिए समवर्ता नियम देखो क्या है, ए एलिमेंट एस में है, बी एलिमेंट एस में है, तो बताओ ए एलिमेंट को तो ऐसे कैसे रखो और बी एलिमेंट एस में है। बताओ एस में तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है। तो बी का योज्य प्रतिलोम माइनस बी भी किस में होगा? एस में होगा। भाई ए को इसलिए रखा क्योंकि ए की जरूरत नहीं थी, ए के प्रतिलोम की जरूरत नहीं थी। बी एलिमेंट एस में है तो माइनस बी भी किस में होगा? एस में होगा। कौन से नियम से? इस ऊपर वाले नियम से, योज्य प्रतिलोम से। अब प्रतिबंध 1 काम में लो। प्रतिबंध 1 क्या बोलता है कि इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस एस में है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो a माइनस
माइनस बी, वो भी किस में, एस में। लिख दूंगा प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध 1 से भाई पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट में किस में, एस में, प्रतिबंध 1 से। तो बताओ a माइनस माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, वो भी किस में आ गया, एस में। इसका मतलब a और b s के दो एलिमेंट लेके चले थे और उनका आपने सम किया तो वापस किस में आ गया, s में आ गया। इसे कहा जाता है योग के लिए समवर्ता नियम। तो 1 2 3 तीन नियम हो गए। अब दोस्तों इसको उतारिए, फिर अपन आगे चलेंगे। कीजिए आप इनको। सब रिंग अपने को सिद्ध करनी थी, 8 नियमों के बारे में बताना है। तो जो नियम सिद्ध करके बताने हैं वो तो सिद्ध करके बता देंगे, और जिनको सीधा लैंग्वेज रूप में लिखना है जैसे साचर्यता वगैरह, क्रम विनिमयता, बंटनता, उनको लैंग्वेज रूप में लिख देंगे। ठीक है, आप इसको उतार लो, मैं उधर से हटा देता हूं। तो योग के लिए तत्समक, प्रतिलोम और समवर्ता तो हो गई। करे आगे, देखो अगला लिखूंगा गुणन के लिए समवर्ता नियम। गुणन के लिए समवर्ता नियम, बैक की चेन में देखो एक बार, बैक कोट की चेन में देखो कहाँ गई। मैं लेके आ रहा हूं 2 मिनट। दोस्तों सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। हाँ तो चलो ठीक है, अगला बता रहा था गुणा के लिए संवर्ता। गुणा के लिए संवर्ता, तो ये सेकंड प्रतिबंध सीधा ही गुणा के लिए संवर्ता बताता है। देखो ए एलिमेंट है इसका, बी एलिमेंट है इसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो मैं लिखूंगा प्रतिबंध 2 से ए एलिमेंट है इसका, बी एलिमेंट है इसका, तो ए डॉट बी भी किस में होता है, एस में। ये गुणा के लिए संवर्ता हो गया। तो 3 और 1 4 ये हो गए। अब बाकी के जो नियम है उनको लैंग्वेज रूप में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, चूंकि एस सबसेट आर तथा आर क्या है, एक वलय है, तथा आर एक वलय है जिसमें, अब बताओ कौन कौन से हो गए, जिसमें योग व गुणा के लिए साचर्यता, योग व गुणा के लिए साचर्यता, योग के लिए क्रम विनिमयता
योग के लिए क्रम विनिमयता व बंटनता, 2, 3 और 1, 4, एक बंटनता बच गया। बंटनता नियम सत्य है भाई। वलय में तो ये सारे के सारे नियम सत्य होते हैं ना, एस सबसेट आर और आर वलय है, तो जिसमें योग व गुणा के लिए साचर्यता, योग के लिए क्रम विनिमयता और बंटनता नियम सत्य हैं। अतः ये समस्त नियम है, अतः ये समस्त नियम एस में भी सत्य होंगे भाई। किसी सेट में सत्य होते हैं तो हमेशा किसमें सबसे, जो अगर ये सारे नियम सेट में सत्य हैं तो उसके सबसेट में भी सत्य होते हैं, एस में भी सत्य होंगे। अतः ये समस्त नियम एस में भी सत्य होंगे। तो ये नियम और ये नियम सारे वलय के नियम हो गए ना 8। तो मैं बोल दूंगा उपरोक्त से स्पष्ट है कि एस एवं भी एक वलय है। इनसे स्पष्ट है कि एस खुद भी एक वलय है, जिसको आर की क्या कहा जाता है, एस खुद भी एक वलय है जिसको आर की उपवलय कहा जाता है, जिसे आर की उपवलय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने देखो जो नियम में सिद्ध करके बताने थे भाई, तत्समक बताना होता है, प्रतिलोम बताना होता है, और दोनों समवर्ता के नियम 4 हो गए। साचर्यता, योग और गुणा दोनों के लिए, योग के लिए क्रम विनिमयता और बंटनता, इनको लैंग्वेज रूप में लिख सकता हूं क्योंकि एस सबसेट आर और आर रिंग है, रिंग में सारे नियम लगते हैं तो उसके सबसेट एस में भी ये नियम लगेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने एक थ्योरम बताई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।